अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद है कि आप तमाम लोग आसानी मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे। आवाज़ को लेके बेटा अगर किसी का कोई इशू है तो प्लीज़ बता दीजिए ताकि फिर उसे रिजॉल्व किया जा सके। अदरवाइज फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करें, आज की डिस्कशन का आगाज़ करें। लास्ट हमने, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, हमने नेगोशिएशन का मामला मुकम्मल किया था। नेगोशिएशन की डिस्कशन हमने कंप्लीट की थी और उसके आई कैप के मेरे ख्याल सवालात जो हैं वो करने वाले रहते हैं हमारे, उस पर भी नज़र दौड़ा लेते हैं। उससे पहले किसी ने मुझसे, एक्चुअली नाम नहीं लिखा हुआ ग्रुप में, किसी ने बेटे मुझसे ग्रुप में क्वेश्चन किया है हेरज़बर्ग की थ्योरी का, टू फैक्टर थ्योरी का, और उसमें वो दो लाइनें हैं जहां उसने डिस्टिंग्विश किया है बिटवीन सेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन और उनके अंदर जो वेरिएशन है। अगर वो स्टूडेंट क्लास में मौजूद हैं तो काइंडली जरा हैंड रेज कीजिएगा जिन्होंने बेटे क्वेश्चन किया है हेरज़बर्ग की टू फैक्टर थ्योरी से। ग्रुप में ना नाम नहीं उनका क्लियर हो रहा, अगर वो मौजूद है क्लास में हैंड रेज कीजिए ताकि मैं बेटा आंसर करूं और फिर हम आगे बढ़ें। इन द मेन टाइम बेटा किसी और का अगर कोई सवाल हो तो प्लीज वो भी हैंड रेज करे ताकि हम उसे एक्सप्लेन करें। जी बेटा। सर मैंने क्वेश्चन किया था आपसे। बेटे मोटिवेशन वाला क्वेश्चन आपने किया था? जी सर। अच्छा, अब बेटा सुनिएगा जरा प्लीज। जो हेरज़बर्ग से पहले, इसको मैं थोड़ा सा बेटे आपके सामने ना यहाँ ड्रॉ करता हूँ। गुड़िया व्हाइट बोर्ड बेटे नजर आ रहा है आपको? जी सर। ये देखिएगा जरा, हमारे पास बेटे हेरज़बर्ग से पहले जितने भी रिसर्चर थे, हेरज़बर्ग से पहले जितने भी रिसर्चर थे, जिसे हम नाम देते हैं ट्रेडिशनल व्यू का, वो कहते थे जी लोगों की जब नीड्स पूरी नहीं होती तो लोग शिकार होते हैं डिससेटिस्फैक्शन का, और फिर एक ड्राइविंग फोर्स काम करती है, और उनकी जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाती हैं, और इस ड्राइविंग फोर्स को मेरी बेटी हम नाम देते हैं मोटिवेशन का। गुड़िया यहां तक बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी सर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आए बेटा डॉक्टर फ्रेडरिक हेरज़बर्ग, और उन्होंने पहली दफा बेटे ये डिस्टिंक्शन की। उन्होंने कहा कि जी सारी की सारी नीड्स इंसान को मोटिवेट नहीं करती, बल्कि नीड्स एक्चुअली दो तरह की हैं। कुछ नीड्स ऐसी हैं कि इंसान होता है डिससेटिस्फाइड, और जब वो नीड पूरी हो जाती है तो बेटे सिर्फ और सिर्फ खत्म होती है डिससेटिस्फैक्शन, लेकिन किसी तरह की मोटिवेशन नहीं आती। ठीक है निम्रा बेटे, सिर्फ और जी सिर्फ सर। खत्म होती है डिससेटिस्फैक्शन, किसी किस्म की कोई मोटिवेशन नहीं आती। ऐसी नीड्स जी को सर मेरे हो। बच्चे, ठीक हो गया, ऐसी नीड्स को मेरे बेटे वो कहते हैं हाइजीन। अब इसका मतलब बेटे क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू हेरज़बर्ग, गुड़िया अकॉर्डिंग टू हेरज़बर्ग डिससेटिस्फैक्शन का ऑपोजिट क्या हो गया? नो डिससेटिस्फैक्शन का सर। नो डिससेटिस्फैक्शन। पुराना कॉन्सेप्ट क्या था? वो कहते थे जी डिससेटिस्फैक्शन का ऑपोजिट क्या है? सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन। हेरज़बर्ग ने कहा नहीं, डिससेटिस्फैक्शन का ऑपोजिट है नो डिससेटिस्फैक्शन। इसी तरह अगर किसी इंसान में सेटिस्फैक्शन नहीं है, इन अदर वर्ड्स मेरी बेटी, अगर वो मोटिवेटेड नहीं है, तो कुछ नीड्स ऐसी हैं अगर हम पूरी कर दें,
अगर हम पूरी कर दें तो वो जो पर्सन है दैट पर्सन विल बिकम हाईली motivated and as a result there will be higher level of satisfaction. तो बेटा अब फिर दोबारा जरा मुझे निम्रा बताइएगा, फिर नो सेटिस्फेक्शन का ऑपोजिट क्या हुआ? सेटिस्फेक्शन। Satisfaction, sir. ठीक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? अब ये देखें, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अकॉर्डिंग टू हेर्जबर्ग डिससेटिस्फेक्शन का ऑपोजिट सेटिस्फेक्शन नहीं है। डिससेटिस्फेक्शन का ऑपोजिट सेटिस्फेक्शन नहीं है। ये देखें, ये जो रिलेशनशिप है ना मेरी बेटी, ये गलत है। डिससेटिस्फेक्शन का ऑपोजिट हमेशा क्या होगा? अकॉर्डिंग टू हेर्जबर्ग नो डिससेटिस्फेक्शन। और बेटे नो सेटिस्फेक्शन का ऑपोजिट मेरी बेटी हमेशा क्या होगा? Satisfaction. अब मेरी बेटी आप एक दफा ना दोबारा वो जो दो लाइनें उसने लिखी हुई हैं वो दोनों लाइनों को मेरे बच्चे पढ़ लो, और अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर दोबारा मुझे बताओ ताकि मैं हो गया सर क्लियर। पक्की बात? जी सर, थैंक यू अल्लाह सर। मियां खुश रखे, अल्लाह मियां खुश रखे आपको। हाँ जी बेटे, और किसी का कोई सवाल हो? यहां तक अप टिल नाउ मेरा बच्चा और किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी हमजा बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम हमजा। सर ये मैस्लो की थ्योरी की एक्सप्लेनेशन के लास्ट वर्ड जरा आप एक्सप्लेन कर दें। जी बेटे फरमाइएगा, पढ़ दें जरा, क्या बोल रहे थे? सर लोअर ऑर्डर नीड आर extrinsically satisfied whereas higher order need are met through intrinsic satisfaction. ठीक हो गया मेरे बच्चे। जल्दी से जरा हमजा मुझे बता दें बेटे, लोअर ऑर्डर नीड्स कौन सी हैं और हायर ऑर्डर कौन सी हैं? सर हायर ऑर्डर सोशल एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और जो बकिया साइकोलॉजिकल और सेफ्टी वो लोअर है। ठीक हो गया। अब बेटा देखिएगा जरा, मोस्टली हमजा जो आपकी फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स हैं, देखें वो आपके हाथों में नहीं है, वो किसी और के हाथ में है। देखें कैसे बेटा, फॉर एग्जांपल अगर मैं सेफ्टी की ही बात करूं तो आपको सेफ्टी पुलिस नहीं प्रोवाइड करती? यस सर। आर्मी प्रोवाइड करती है, फोर्सेस प्रोवाइड करती हैं। बेटे आपकी जॉब सिक्योरिटी है, नॉर्मली किसके हाथों में होती है? सर एक्सट्रिंसिकली होती है। एम्प्लॉयर के हाथों में। यस सर। ठीक है ना, मतलब उसका दिल करे रख ले नौकरी, दिल करे ना रखे। सो वो कहता है कि जो लोअर ऑर्डर नीड्स हैं, लोअर ऑर्डर जिसमें शामिल है फिजियोलॉजिकल नीड्स और जिसमें शामिल है सेफ्टी नीड्स, वो कहते हैं जी ये नीड्स मोस्टली पूरी होती हैं एक्सट्रिंसिक। अब बेटा आप लोगों को मैंने समझाने के लिए बताया हुआ था, एक्सट्रिंसिक से हमारी मुराद क्या है कि ये एक्सटर्नल हैं, नॉर्मली हमारी अप्रोच से बियॉन्ड होती हैं। लेकिन बेटा हायर ऑर्डर में वो क्या कह रहा है? मोस्टली क्या है? इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक। इससे मेरे बच्चे मुराद क्या है? दे आर इंटरनल। अब मेरे बच्चे एक चीज बताइएगा, आप अपने करियर में कितनी मेहनत करेंगे और कितना ग्रो करेंगे, ये बेटे आपके अपने हाथों में है कि ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में है? सर मेरे हाथ में। हाँ, जितनी बेटे माशाल्लाह जैसे आप सीए कर रहे हैं तो आईकेएफ पेपर मुश्किल दे या आसान दे, अगर बेटे आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। तो वो ये बात कर रहा है कि जो लोअर ऑर्डर नीड्स हैं वो मोस्टली मेरे बच्चे इंट्रिंसिक, और जो हायर ऑर्डर नीड्स हैं वो मोस्टली लोअर ऑर्डर एक्सट्रिंसिक, और जो बेटे हायर ऑर्डर हैं वो इंट्रिंसिक। कंफ्यूजन दूर हुई कि नहीं? यस सर। सर इसके अलावा सर ये जो है व्हाई वी नीड मैस्लो इन 21st सेंचुरी। हाँ सर इसके सर ये बुलेट्स हैं सर, इसको कोई एक्सप्लेन कर दें, इसको समझ नहीं आ रही। हाँ जी बेटा, उसमें क्या चीज समझ नहीं आ रही है? एक तो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर ये स्किप हो गया था तो इसलिए इसकी मैंने रीडिंग की है लेकिन इतनी खास समझ नहीं आई, तो मैंने कहा अगर कोई इसको एक्सप्लेन कर दें या ग्रुप में कर दीजिएगा या आप भी ये कर बेटा दें। ये अब 4-5 पॉइंट्स हैं और ये 4-5 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने में मुझे एटलीस्ट आधा घंटा लगेगा। जी सर। आप इसका अगर रेलेवेंट लेक्चर सुन लें तो मेरा ख्याल बेहतर हो जाएगा। सर वो लेक्चर तो अपलोड करते नहीं है, यही तो मसला है। ये बेटा ये तो 2 महीने पुराना लेक्चर है, ये तो उधर यूट्यूब वाले चैनल पे पड़ा हुआ है। पढ़ा हुआ है सर। हाँ चेक कीजिएगा, नहीं पढ़ा होगा तो फिर बेटा देख लेंगे। ये तो शुरू के लेक्चर है, मुझे पढ़ाए हुए मेरे ख्याल 2 महीने हो गए हैं।
यस सर, ये स्किप था तो मैंने कहा अगर आप क्विकली कोई ऐसा मसला नहीं बेटा, आपने देखा है ये लेक्चर यूट्यूब के ऊपर सर्च किया है? यस सर, उसमें ये नहीं है, ये गुजर गया हुआ है। उसके बाद आपने पूछा कि इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें। चलें एक दफा बेटा दोबारा देख लीजिए, क्योंकि इसमें फिर टाइम लग जाना है, तकरीबन मुझे आधा घंटा लगेगा ये 4 पॉइंट एक्सप्लेन करने में। यस ठीक है, सर, तो एक दफा आप, हाँ वो फिर सबका ही ऐसे टाइम जाया होता है, एक दफा आप देख लें, अगर रिकॉर्डिंग मिल जाए तो मेरा ख्याल है बेहतर हो जाएगा। यस सर, शुक्रिया सर। हाँ ना हुआ तो फिर तो बेटा फिर मैं एक्सप्लेन कर ही दूंगा अल्टीमेटली, फिर तो उसे छोड़ा नहीं जा सकता। एक दफा आप देख लें, मेरा ख्याल लेक्चर अवेलेबल है वहां पर। यस सर, मैं देख लेता हूँ। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, वेलकम वेलकम। अल्लाह हाफिज़ जी। बेटा मोहम्मद असमार मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नाम नहीं ले रहा, रोल नंबर नहीं लिखा हुआ जी। बेटा मोहम्मद असमार, हाँ जी बेटा, हैंड रेज किया है। चलें, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा उनकी तरफ से। अच्छा जी बेटा, इन द मीन टाइम ये मोहम्मद असमार की तरफ से हमें कोई रिस्पॉन्स आए, अगर किसी और स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो बेटा हैंड रेज कीजिएगा प्लीज। चलें, अगर यहां तक कोई क्वेश्चन नहीं, असमार बेटा मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं कॉन्टिन्यूसली, लेकिन मेरा ख्याल शायद कोई क्या सिलसिला बन रहा है कि आप शायद मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे, या ओके। थोड़ा सा बेटे हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हमारी नेगोशिएशन वाली डिस्कशन की तरफ। यहां पर मेरे बच्चे कुछ सवालात हैं आई कैप की तरफ से, जरा उन सवालात को एक नजर दौड़ा लें। सबसे पहला जो सवाल है पेज नंबर 210 पे, पेज नंबर 210, समर 2015, क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट, और उसका फिर सेकंड पार्ट है। ये वाला क्वेश्चन बेटे 1 मिनट के लिए मैं छोड़ने लगा हूं, इसकी डिटेल आगे अभी आएगी, पहले हम इसकी डिटेल आगे से पढ़ लें तो फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। मैं दूसरे सवाल स्प्रिंग 2017 क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करने लगा हूं, पेज नंबर 210, स्प्रिंग 2017 क्वेश्चन नंबर 9। In your capacity as manager of legal department of XYZ Limited, मैनेजर हैं आप लीगल डिपार्टमेंट के XYZ Limited के, you have been assigned to lead a team of 2 officers to conduct negotiation with the representatives of the worker union। ठीक है, आपने नेगोशिएशन करनी है वर्कर यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। द यूनियन इज डिमांडिंग अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन सैलरी एंड फ्रिंज बेनिफिट्स। जो बेटे आपके मुतफर्रिक फायदे हैं, डिफरेंट फायदे जो सैलरी के साथ मिलते हैं, उसके अंदर वो कुछ सब्सटेंशियल इंक्रीज जो है वो चाह रहे हैं, सैलरी में भी चाह रहे हैं और फ्रिंज बेनिफिट्स में भी कुछ चेंजेस जो हैं वो चाह रहे हैं। डिस्क्राइब ब्रीफली द वेरियस स्टेजेस ऑफ द नेगोशिएशन प्रोसेस फॉर कंडक्ट ऑफ मीनिंगफुल नेगोशिएशन विद द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वर्कर्स यूनियन। बड़ा ही बेटे सीधा सा सवाल है, उसने कोई लिमिट नहीं लगाई, कोई पाबंदी नहीं लगा, 8 नंबर का बड़ा सीधा साधा सा उसने एक सवाल पूछ लिया है। सारी की सारी बेटे स्टेजेस आपने पांचों की पांचों जो स्टेजेस हैं, प्रेपरेशन एंड प्लानिंग, डिफाइनिंग द ग्राउंड रूल्स, क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन, बार्गेनिंग है, बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और फाइनली फिर हमारे पास आखिरी स्टेप है
जिसमें हम क्लोजर एंड एग्रीमेंट करते हैं। तो बेटा उसी तरह से पांचों की पांचों स्टेजेस 5 हेडिंग्स दे के और उसके नीचे वैसे ही बुलेट्स या नंबरों की सूरत में जो लिखा है वैसे के वैसे ही उसको छाप देना था, उसमें कोई मुश्किल चीज बज़ाहिर नजर नहीं आ रही। फिर उसके बाद ऑटम 2015 क्वेश्चन नंबर 3, उसका बी पार्ट है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन है, ठीक है, वजाहत करनी है की डिफरेंसेस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग अप्रोचेस इन द कंडक्ट ऑफ नेगोशिएशन। अब बेटा जिस तरह मैंने यहां पर प्रोड्यूस किया है बिल्कुल इसी तरह ही कॉलमर फॉर्म के अंदर बिल्कुल ऐसे ही आपने एक तरफ डिस्ट्रीब्यूटिव एक तरफ इंटीग्रेटिव, और जहां भी बेटे मैंने आपको समझाया था कि कंपैरिजन का जहां भी सवाल आएगा वहां आपने इसी तरह से इसको कॉलमर फॉर्म में अटेम्प्ट करना है। 4 नंबर का एक सिंपल सा सवाल था। फिर स्प्रिंग 2019 में कदरे एक डिटेल्ड क्वेश्चन 6 मार्क्स का उसने पूछा है डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग एंड इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। अब उसमें बेटा उसने ये किया है कि पहले उसने जनरल क्वेश्चन पूछा था, अब उसने 3 चीजें स्पेसिफाई कर दी हैं कि जनाब इन टर्म्स ऑफ गोल्स क्या फर्क है, इन टर्म्स ऑफ फोकस क्या फर्क है, और इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग क्या फर्क है। जैसे बेटे मैं मिसाल दे दूं, हमारा गोल ये देखिएगा, यहां पर हमारा गोल जो है वो है मैक्सिमाइजिंग सेल्फ इंटरेस्ट, वहां हमारा गोल है मैक्सिमाइजिंग म्यूचुअल एडवांटेज। फोकस में अगर बेटा देख लें तो हम क्या करते हैं, हम एक स्पेसिफिक टारगेट या एज क्लोज टू इट एज पॉसिबल पहुंचने की कोशिश करते हैं। यहां पर बेटे क्या सिंपल सी एक चीज है कि हम म्यूचुअली एक्सेप्टेबल आउटकम्स को रीच करने की, जिसमें बेटे दोनों पार्टीज का फायदा हो। उसके बाद बेटा शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन में हम शेयरिंग विद होल्ड करते हैं, दूसरी तरफ हम जो है वो इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। तो 6 नंबर का सवाल था, हर पार्ट के 2 मार्क्स थे और आसानी इसने सॉल्व हो जाना था। कॉलमर फॉर्म में ही अटेम्प्ट कीजिएगा, आपको भी आसान रहे, एग्जामिनर को भी आसान रहे। अच्छा बेटा ये वो सवाल है, पेज नंबर 212 पे एक क्वेश्चन है और ये स्प्रिंग 2015 क्वेश्चन नंबर 6 उसका ए पार्ट, और ए पार्ट का बेटे पहला हिस्सा है। इसका सेकंड पार्ट बेटा हम पीछे छोड़ के आए हैं, पहले यहां से हम क्वेश्चन की बुनियाद बना लें, बेसिक्स समझ लें क्वेश्चन की, और फिर उसके बाद हम प्रीवियसली जो प्रीवियस पेजेस पे मौजूद है जाके उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। स्प्रिंग 2015 क्वेश्चन नंबर 6 उसका ए पार्ट है ऑन पेज नंबर 212। Assume that you have been appointed by Ernest Corporation Limited ECL। आपको बेटा ECL ने अपॉइंट किया है टू लीड a 3-member team for conducting negotiation in a financial dispute with a firm of consultants representing the government organization. The negotiations are expected to be highly contentious with representatives of both the parties defending strongly their respective clients' position, and the outcome of negotiation would have far-reaching implication for the future business prospects of ECL। ठीक हो गया? सवाल को जरा समझ लीजिएगा पहले कि सवाल की बुनियादी जो दास्तान है वो क्या है कि बेटे आपको अपॉइंट किया है ECL ने, ठीक है, ECL की तरफ से 3 लोग हैं, 3 मेंबर्स हैं, उनकी एक टीम है जिसे आप लीड कर रहे हैं।
दूसरी तरफ बेटे कोई एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसे गवर्नमेंट की सरपरस्ती अवेलेबल है, और इस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के भी बेटा इसी तरह से रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अब दो चीजें बेटा आपने यहां समझनी है, बड़ी एहतियात से समझनी है दो चीजें। क्वेश्चन उसने बड़ा खूबसूरत बनाया है। पहली तो बात वो ये कहता है कि भाई ये जो नेगोशिएशन है इसके बड़े दूर रस नताइज, बड़े फार रीचिंग इफेक्ट्स जो हैं वो ईसीएल के लिए, अर्नेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए मौजूद है। पहली बात। दूसरी बात बेटा देखिएगा कि चूंकि आप नेगोशिएशन कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, और आपको ये बात का इल्म होना चाहिए कि बेटा हर एतबार से गवर्नमेंट जो है वो आपसे बहुत ज्यादा पावरफुल, और गवर्नमेंट आपसे बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल। ये दो बातें आपने मद्देनजर रखनी है कि एक तो बेटा गवर्नमेंट आपसे पावरफुल ज्यादा है, ठीक है, रिसोर्सफुल ज्यादा है, और दूसरी बात क्या कि भाई आपके लिए बड़े अच्छे और बड़े दूर रस नताइज जो हैं वो पैदा होंगे अगर ये नेगोशिएशन कामयाब हो जाए। मे बी आप गवर्नमेंट की लिस्ट पे आ जाएं, मे बी आपको गवर्नमेंट के कोई ठेके मिलना शुरू हो जाएं, या वल्लाह आलम कोई भी ऐसा कोई एक कहानी ऐसी बन सकती है जिसका बेनिफिट आपके लिए या जिसका इम्पैक्ट आपकी कंपनी के ऊपर अच्छे खासे लंबे अरसे तक मौजूद रहेगा। दोनों चीजों को बेटे अगर आप गौर करें, नेगोशिएशन आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, नेगोशिएशन आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, और दूसरी तरफ बेटा गवर्नमेंट है जो बहुत पावरफुल है और रिसोर्सफुल है, उसके साथ डेफिनेटली हम सींग नहीं फंसा सकते। तो ये दोनों फैक्टर बेटा क्लियरली आपको बता रहे हैं कि ईसीएल जो है, ईसीएल ये हमेशा बेटा लो रिस्क की तरफ जाएगी। ईसीएल इस पोजीशन में नहीं है कि हाई रिस्क नेगोशिएशन टेक्निक यूज करे। ईसीएल आप क्या कहेंगे, ईसीएल वुड फॉलो low risk negotiation technique because number one, the success of negotiation has far reaching impact upon ECL, and on other hand we would say कि जी government is powerful, government is resourceful, और definitely हम वहाँ कोई रिस्क जो है पावर की सूरत में कोई रिस्क जो है वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। So due to these two reasons हम गवर्नमेंट के साथ लो रिस्क स्ट्रेटेजी जो है उसके ऊपर काम करेंगे। सवाल पे आते हैं जरा दोबारा। डिस्क्राइब ब्रीफली नेगोशिएशन स्किल्स दैट मेंबर ऑफ योर टीम शुड पोजेस। ठीक है, 4 नंबर का बेटा सवाल है, 4 नंबर का। कोई भी उसने स्पेसिफाई नहीं किया, ये ऊपर जितने भी आपने पढ़े हुए हैं स्किल्स, इनमें से बेटे कोई भी 4-5 स्किल्स जो है वो मेंशन कर दें, इसमें कोई मसला नहीं। असल प्रॉब्लम कहां है इस सवाल का बेटे, जो फर्स्ट पार्ट है ना, जरा उस पे चलते हैं जो हम पहले छोड़ के आए थे ऑन पेज नंबर 210। ये देखें बेटा, इसी सवाल का क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट का, उसका बेटे सेकंड पार्ट है, जरा एहतियात से समझिएगा। ब्रीफली एक्सप्लेन द स्टेप्स which the team should take। अब यहां बेटा गौर करें, बिफोर द कंडक्ट ऑफ नेगोशिएशन। वो आपसे पूछ रहा है कि जनाब ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिनको कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जिनके ऊपर काम करेगी बिफोर द कंडक्ट ऑफ नेगोशिएशन। तो बेटा सिंपली हमारे पास बिफोर द कंडक्ट में एक ही पॉइंट है, दैट इज व्हाट वी कॉल द प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। प्रेपरेशन एंड प्लानिंग, ठीक होगी सर बात? तो यहां पर आपने एक तो प्रेपरेशन प्लानिंग वाला जो पॉइंट है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। दूसरी बात देखिएगा, द अप्रोच इट शुड एडॉप्ट ड्यूरिंग नेगोशिएशन। तो बेटे अप्रोच के साथ आपने लिखना है कि जी ईसीएल विल एडॉप्ट
लो रिस्क नेगोशिएशन अप्रोच, और फिर उस लो रिस्क को अडॉप्ट करने की रीजन क्या है? दो वजह बेटे मैंने आपको समझाई है। पहली तो बात कि गवर्नमेंट जो है वो हाईली रिसोर्सफुल और हाईली जिसे कहें कि पावरफुल होती है, और दूसरी बात बेटा कि इस नेगोशिएशन के फार रीचिंग इम्पैक्ट हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो इसलिए भाई कभी भी हम हाई रिस्क की तरफ जाने का ख्याल जो है वो जहन में नहीं लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट हैं, एक पार्ट पेज नंबर 210 पे मौजूद है, और मेरे बच्चे जो दूसरा पार्ट है वो हमारे पास ये स्किल्स वाले पोर्शन में पेज नंबर 211 के ऊपर मौजूद है। दोनों के आंसर, असल में उसने एक ही सवाल के अंदर बेटे तीन चीजों को छेड़ा है। एक उसने बेटे छेड़ा है नेगोशिएशन के स्किल्स को, एक उसने छेड़ा है नेगोशिएशन के प्रोसेस को, और तीसरा मेरे बच्चे उसने छेड़ा है कि नेगोशिएशन के लिए हमें कौन सी टेक्निक यूज करनी है, कौन सा स्टांस जो है वो हमने लेना है। either we are going for the high or maybe we are going for the low risk, तो इनमें से हमें कौन सी अप्रोच जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए। मैं रीजंस एक्सप्लेन कर दी कि भाई दीज आर द टू रीजंस जिसकी वजह से हम हाई रिस्क टेक्निक जो है वो यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। उसके बाद एक और बेटा बड़ा खूबसूरत सवाल है, तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जरा तवज्जो से सवाल को पढ़िएगा। बड़ा उसने खूबसूरत घुमाया है बच्चों को, और इस अटेम्प्ट में मुझे याद है बच्चे घूम भी गए थे, थोड़ा सा परेशान हो गए थे। देखिएगा जरा क्या उसने ड्रामा किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका ए पार्ट है, ऑटम 2014 पहली अटेम्प्ट आप लोगों की। Negotiations involving high stakes often lead in situation in which parties are reluctant to give up their present position for achieving maximum advantage। ठीक हो गया बेटा। ऑर्गेनाइजेशंस में नॉर्मली क्या होता है कि लोग जिस बात पे अड़ जाते हैं फिर उस बात से हटने को तैयार नहीं होते, जिसे उर्फ़े आम में हम डेडलॉक कहते हैं। उसके बाद in order to avoid situation which may result in deadlocks and complete breakdowns, the participants have to apply considerable tacts and skills। अब जब बेटा आप जैसे ही ये लफ्ज पढ़ते हैं ना, ये लफ्ज जैसे टैक्ट एंड स्किल्स, तो फौरी तौर पर बेटा आपका दिमाग जो है वो स्किल्स वाले क्वेश्चन की तरफ चला जाता है। द नेगोशिएशन प्रोसेस सक्सेसफुली, एक्सप्लेन ब्रीफली द मेजर्स दैट स्किल्ड नेगोशिएटर may take to keep the negotiation process on track and achieve positive outcomes। असल यहाँ बेटे समझने वाली थी, that is without creating deadlock। बच्चे नॉर्मली यहाँ गलती क्या करके आए थे, वो स्किल्स लिख आए थे, हालांकि आंसर इसका ये वाले 4 पॉइंट्स थे, 5 पॉइंट्स ये हैं, ये वाले 5 पॉइंट्स, ये वाले 5 और ये वाले। ठीक हो गया। इसमें उसने बच्चों को बड़ा घुमाया था। जैसे ही उसने स्किल वाली बात लिखी बच्चे फौरी तौर पर उसके झांसे में आ गए और उन्होंने वो स्किल्स वाला आंसर दे दिया। इन रियलिटी मेरे बच्चे अगर आप बात करें तो वो सवाल आपसे ये कर रहा था कि जी आपकी जो नेगोशिएशन है उसमें जो डेडलॉक है उनको हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरह के काम ये पेपर में करता रहेगा। जरा एहतियात से चीजों को समझते रहिएगा और जानते रहिएगा, गलती ना कीजिएगा, एहतियात से क्वेश्चन पढ़िएगा। उसके बाद बेटा स्प्रिंग 2016, ऑटम 2016, ऑटम 2018, इन तीनों के अंदर उसने बेटा ये जो अप्रोचेस वाले हैं ये क्वेश्चन पूछे हैं। पढ़ता हूं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, उसका ए पार्ट। वाहिद खान इज अ नेगोशिएटर हु बिलीव्स इन एडॉप्टिंग अ टफ स्टैंस। ठीक है, एक ऐसा नेगोशिएटर है जो बेटा शुरू से ही नेगोशिएशन में जो हाई रिस्क अप्रोच है, टफ स्टैंड से मुराद बेटा जो हाई रिस्क अप्रोच है वो लेने का आदी है। While conducting negotiation with opposite parties, briefly discuss any 3 techniques। ठीक है, एनी और ब्रीफली डिस्कस करनी है, यानी ये एक्सप्लेन से जरा थोड़ा सा एक लेवल कम होगा। ब्रीफली डिस्कस any 3 techniques that Wahid Khan may adopt and state the inherent risk involved in adopting tough stance in which in such negotiation। ठीक हो गया। तीनों टेक्निक्स बतानी है बेटा। कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं? अगर मैं स्टार्ट करूं तो जी सबसे जो पहली टेक्निक है वो टेक इट और लिव इट है।
फिर उसके बाद बेटे टेक्निक है वेटिंग टिल द लास्ट मोमेंट, फिर उसके बाद बेटे एक टेक्निक है जिसे हम चिकन अप्रोच जो है नेगोशिएशन की वो कहते हैं। तो बेटा इन तीनों टेक्निक्स में से एनी ऑफ थ्री उसने पूछी है ही मेरा ख्याल, और चौथी, हाँ चौथी एक और भी है, क्या उसे कहते हैं, एंगर वाली, जिसमें आप अपने ऊपर गुस्सा तारी कर लेते हैं। तो चार टेक्निक्स हैं, चार में से बेटा कोई भी तीन, और मेरा अगर मशवरा माने तो आप कौन सी तीन अडॉप्ट कीजिएगा, वो आप वो वाली कीजिएगा जो टेक इट और लीव इट अडॉप्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप जो दूसरी है वेटिंग टिल द लास्ट मोमेंट वो कर लीजिएगा। और फिर बेटे तीसरे स्टेप के ऊपर जो आखिरी टेक्निक आपके पास है वो भी एक हाई रिस्क टेक्निक है, तो वो वाली जो तीन रिस्क टेक्निक्स है वो इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। दूसरी तरफ बेटा वो कहता है कि उनके साथ साथ उनके रिस्क भी एक्सप्लेन करें। तो जब आप बेटा वो टेक्निक्स पढ़ेंगे तो देखिएगा बुलेट्स के अंदर मैंने रिस्क भी लिखे हुए हैं कि हर रिस्क का, हर टेक्निक का क्या नुकसान है। बाज टेक्निक्स में फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, बाज टेक्निक्स में जो है वो नाराजगी हो जाती है, एंड सो ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था। उससे भी सिंपल सवाल है, illustrate briefly the approaches or tactics adopted in the following types of negotiation techniques. Chicken approach बेटा, inflated opening position और ओ पुअर मी। अच्छा थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा, जो चिकन अप्रोच है आपकी वो ब्लफ वाली अप्रोच है। जो चिकन अप्रोच है वो ब्लफ वाली है, थ्रेट एंड ब्लफ, ब्लफ एंड थ्रेट। जो आपकी इन्फ्लेटेड ओपनिंग पोजीशन है इसमें जानबूझ के हम पहले मामलात को ऊपर चढ़ाते हैं और फिर जब लोग रेजिस्ट करते हैं तो हम उसे नीचे ले आते हैं। और ओ पुअर मी के अंदर के बेटा हम अपनी कमजोरियां उन्हें बताते हैं, जिसका एक बहुत बड़ा खतरा क्या है कि वो लोग हमारी कमजोरियों से फायदा उठाना शुरू कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज देयर। बिल्कुल सिंपल सी, एक इसमें हाई रिस्क है और बाकी दो जो है वो लो रिस्क है। फिर उसके बाद ऑटम 2018 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 उसका बी पार्ट है, द एबिलिटी टू नेगोशिएट इफेक्टिवली। द एबिलिटी टू नेगोशिएट इफेक्टिवली रिक्वायर्स अ ब्लेंड ऑफ इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशनल स्किल। वो कहता है किसी भी नेगोशिएशन को कामयाब बनाने के लिए आपके पास दो स्किल्स की जरूरत है। आप उन स्किल्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं कि बेटा आप उसका कर लीजिए वो सॉरी एक मिनट जरा हाँ जी, टेक्निक्स जो हैं वो आप एडॉप्ट कर सकते हैं, इंटरपर्सनल जो सोशल स्किल्स हैं और कम्युनिकेशन की। Negotiators tend to adopt number of tactics with varying degree of risk to carry out successful negotiation. बेटा वेरिंग डिग्री से क्या मुराद है भाई? कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जिसमें रिस्क ज्यादा है, कुछ टेक्निक्स मेरे बच्चे ऐसी हैं जिसमें रिस्क कम है। रिक्वायर्ड क्या है? ब्रीफली डिस्कस एनी टू हाई रिस्क नेगोशिएशन टेक्निक्स। ठीक है, कोई दो टेक्निक डिस्कस करनी है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि उन टेक्निक का ताल्लुक जो है वो हाई रिस्क टेक्निक से हो। तो प्रॉपर्ली बेटा इसको उनमें से कोई सी भी दो हाई रिस्क जो है वो पिक करके उसके नीचे जो बुलेट्स वगैरह लिखे हैं प्रॉपर्ली उनको एक्सप्लेन कर देना। फिर ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ये भी बेटा इंतहाई शानदार है, 11 नंबर का सवाल है, बड़ा क्वेश्चन है और आजकल पेपर में जिस तरह सवाल पूछे जाते हैं ये उसी तरह का ही सवाल है। जरा देख लीजिए इसे, पेज नंबर 214 स्प्रिंग 2020, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसकी जरा वर्डिंग देखते हैं पहले। इमाद, रिलेशनशिप मैनेजर एट AIG बैंक, हैड अ टेरेबल मीटिंग विद एन इंपॉर्टेंट क्लाइंट। ले जी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। साहब हैं इमाद, PR हैं, PR मैनेजर हैं AIG बैंक के, और उनकी एक बड़ी फजूल सी मीटिंग हुई है, लेकिन क्लाइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था जिसके साथ वो मीटिंग हुई है। टू अवॉइड लेंथी नेगोशिएशन ही डेलिबरेटली वेटेड। देखें जानबूझ के ना, ये जो इमाद साहब हैं बड़े चालाक हैं, तो ये जानबूझ के वेट करते रहे। And approached the client just a week before the old contract was to expire. जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में सिर्फ एक हफ्ता रह गया तो इमाद साहब जो हैं वो उनके सर पे जाके सवार हो गए। अब बेटा ये देखिएगा
यहां हजरत किबला इमाद साहब ने टेक्निक यूज की है वेटिंग टिल द लास्ट मोमेंट। हाई रिस्क टेक्निक है। रीजन क्या है? क्लाइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको हाई रिस्क क्यों कह रहा हूं? बिकॉज क्लाइंट इंपॉर्टेंट है। एंड आस्क द क्लाइंट टू साइन द न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद इन्फ्लेटेड फी और रिस्क लूजिंग द सर्विस एट द एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। देखिए सर जी, ऑप्शन ही इमाद ने दो दी है कि भाई हम कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म होने वाला है, या तो नया कॉन्ट्रैक्ट कर लो लेकिन नए कॉन्ट्रैक्ट में फीसें हमने बढ़ा देनी है, इन्फ्लेटेड फीस, या फिर दूसरी बात है कि भाई फिर हम आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। गौर कीजिएगा बेटा, इमाद एक और टेक्निक यूज कर रहा है, व्हाट वी कॉल्ड टेक इट और लीव इट। पहले इमाद ने टेक्निक यूज की वेटिंग टिल द लास्ट मोमेंट। दूसरी जो टेक्निक बेटा इमाद ने यूज की है वो की है टेक इट और लीव इट। भाई नया कॉन्ट्रैक्ट कर लो या फिर हम आपको सर्विसेज नहीं देंगे, इसके अलावा और कोई दूसरा चारा मौजूद नहीं है। The client was not at all pleased with it and was thinking about ending the relationship with the bank। अब ये देखें बेटा, this is the reason कि मैंने इमाद की दोनों हरकतों को बेटा हाई रिस्क में ग्रुप किया है। अब ये देखें, बैंक क्या कह रहा है जी, हमने आपके साथ, सॉरी क्लाइंट क्या कह रहा है, हमने आपके साथ काम ही नहीं करना, हमने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करना, बात खत्म हुई। यानी देयर इज अ क्लोज वेरी टाइट रिलेशनशिप बिटवीन रिटर्न एंड रिस्क। अगर इमाद जीत जाता, फॉर एग्जाम्पल अगर इमाद अपनी बात मनवा लेता तो बेटे नया कॉन्ट्रैक्ट हो जाना था जिसमें नई फीसें आनी थी और वो फीसें पुरानी फीसों की निस्बत जरा ज्यादा होनी थी। लेकिन बेटा अब मुसीबत क्या है कि इमाद हार रहा है। दूसरी तरफ क्लाइंट जो है वो कहता है कि दौड़ जाओ, मैंने तुम्हारे साथ नया कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करना, मैं कोई दूसरा बैंक ढूंढ लेता हूं। इमाद सुपरवाइजर एक और साहब है मोहतरम जीशान, और वो इमाद साहब के सुपरवाइजर हैं। स्टेप्ड इनटू take charge of the situation, he met the client to hear his concern। ठीक है, क्लाइंट से मिले और उनको कहा हाँ जी भाई की टेंशन हो गई है, दसो मैनू दसो की मसला है, मैं थोड़ा मसला सॉल्व कर देना वा। एंड एक्नॉलेज्ड इमाद इनएक्सपीरियंस्ड अप्रोच। और बेटा गौर कीजिएगा, उसने कोई लंबी चौड़ी ना कहानी उसने की ही नहीं है, उसने आराम से जाके ना अपनी गलती मान ली है। ठीक है, उसने कहा सर जी ये जो इमाद है ना ये है ही बेवकूफ है, ठीक है, इनएक्सपीरियंस्ड है, बस पायन गलती हो गई बंदा अब यहां बेटे देखें, जो जीशान है वो सबसे पहले बेटे टेक्निक यूज कर रहा है ओ पुअर मी। ठीक है, हम अपनी कमजोरियों का इकरार कर रहे हैं, हम अपनी गलती का इकरार कर रहे हैं। जीशान ने जो पहली टेक्निक यूज की है वो की है इनएक्सपीरियंस्ड बंदा है हमारा, और इस टेक्निक को बेटे हम कहते हैं ओ पुअर मी। ही अश्योर्ड द क्लाइंट दैट बैंक वैल्यूज देयर ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप। भाई आप हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट हैं, आप जैसा अच्छा क्लाइंट तो सदियों के बाद किसी को मिलता है, मैंने तो जिंदगी में आप जैसा अच्छा क्लाइंट देखा ही नहीं। लेकिन जीशान दूसरी टेक्निक यूज कर रहा है जिसे मेरे बच्चे फ्लैक्ट्री कहते हैं, खुशामद कर रहा है, मक्खन लगा रहा है कि भाई आप बहुत अच्छे आदमी हैं, इतने अच्छे आदमी किसी दूसरे बैंक में जाते हुए अच्छे लगते हैं, आप इधर हमारे पास ही मरे, हम ही आपका खून चूसेंगे। एंड ऑफर टू वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया भजन, टेंशन नहीं लेनी, मैं देखता हूं जी, कोई मसला नहीं, कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट। It was agreed that deadline for the expiry of the old contract will be extended by 2 months। उसने कहा जी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। क्लाइंट ने शिकायत की ना कि जी 1 हफ्ता सिर्फ रह गया और ये आके हमें धमकियां दे रहा है, उसने कहा भाई टेंशन नहीं लेनी, हम आपके पुराने कॉन्ट्रैक्ट को 2 महीनों के लिए एक्सटेंड कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। And that only a few selected products will have the service for fee raised। ठीक है, एक तो हम आपको फैसिलिटेट करते हैं
कि पुराना जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हम 2 महीने की आपको एक्सटेंशन दे देंगे, प्लस जब वो 2 महीनों बाद कॉन्ट्रैक्ट पुराना खत्म होगा और हम आपके साथ जब नया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो नए कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं, सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स कुछ ऐसी हैं, फ्यू सिलेक्टेड, जिसमें बेटा हम सर्विस फीस जो है वो इजाफा करेंगे। अदरवाइज बाकी जितनी भी सर्विसेज हम आपको दे रहे हैं उस पे पुराने रेट ही लगेंगे। द क्लाइंट वाज प्लीज्ड विद द प्रॉम्प्ट corrective measures and agreed to continue working with the bank। लेखे जी, बड़ा कामयाब रहा मोहतरम ज़ीशान, मुझे लगते हैं कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब हैं, इन्होंने क्लाइंट को बड़े अच्छे से घेरा है। अब ज़ीशान ने बेटे देखिए, एक तो ज़ीशान ने यूज की है टेक्निक ओ पुअर मी, ठीक है, फिर ज़ीशान ने टेक्निक यूज की है फ्लैटरी की, और अगर एंड के ऊपर आप देखें ना तो बेटा ज़ीशान ने एक और कार्रवाई बड़ी मजे की डाली है, बड़ी जबरदस्त कार्रवाई डाली है। और वो कार्रवाई क्या है, मुझे हमें ऐसा लग रहा है सवाल पढ़ के कि ये ज़ीशान और इमाद जो है ना बेटा ये आपस में मिले हुए हैं। उसने पहले इमाद को कहा कि जरा इनको डरा, ठीक है, इनको डरा जरा, और फिर उसके बाद मैं मैदान में उतरूंगा और मैं इनको कहूंगा कि नहीं जी इमाद तो है ही बड़ा फजूल आदमी, मैं आपका मसीहा हूं और मैं सारे मामला ठीक कर दूंगा। तो बेटा ज़ीशान ने एक हरकत और की है, ज़ीशान ने पहले चीजों को जानबूझ के इन्फ्लेट करवाया है कि जी ये चीज भी महंगी मिलेगी, ये चीज भी महंगी मिलेगी, ये चीज भी महंगी मिलेगी। बाद में फिर खुद ही कह दिया है कि अच्छा जी कोई मसला नहीं, छोड़ के ना जाइए, हम ये चीज भी सस्ती कर देंगे, ये भी कर देंगे, बस ये थोड़ी 1-2 चीजें हैं इन पे कीमत दे दें और बाकी ऐसे। तो बेटा तीसरी टेक्निक जो किबला मोहतरम ज़ीशान ने यूज की है वो बेटा की है इन्फ्लेटेड ओपनिंग पोजीशन। दोबारा से सुनिएगा, इमाद ने वेटिंग टिल द लास्ट मोमेंट एक, दूसरी उसने यूज की है टेक इट और लीव इट, ठीक है, दोनों हाई रिस्क हैं क्योंकि क्लाइंट इंपॉर्टेंट है। जो ज़ीशान आया है बेटा उसने पहली टेक्निक यूज की है ओ पुअर मी, अपनी गलती का इकरार किया है कि इमाद इनएक्सपीरियंस्ड है। दूसरी टेक्निक बेटा उसने फ्लैटरी यूज की है कि आप बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, बड़े नेक बंदे हैं, दिस एंड दैट एंड फला। और तीसरी टेक्निक जो हमें लग रहा है पूरा सिनेरियो पढ़ के कि बेटा ये बैंक वालों ने ना मिलजुल के कार्रवाई डाली है और क्लाइंट को फंसाया है। पहले उन्होंने जानबूझ के, ज़ीशान ने जो उसका सुपरवाइजर है उसने जानबूझ के एक महंगा कॉन्ट्रैक्ट दिखाया और क्लाइंट को पहले मौत दिखा के और उसके बाद बेटा उसको बुखार के ऊपर राजी कर लिया है। तो तीसरी टेक्निक जो ज़ीशान ने यूज की है वो मेरे बच्चे उसने इस्तेमाल की है इन्फ्लेटेड ओपनिंग पोजीशन। इमाद ने 2 टेक्निक्स यूज की हैं, दोनों हाई रिस्क यूज की हैं। ज़ीशान ने बेटे 3 टेक्निक्स यूज की हैं और तीनों की तीनों लो रिस्क टेक्निक्स हैं। Explain the negotiation tactics and the associated risk employed by इमाद and ज़ीशान। 6 नंबर का बेटे क्वेश्चन है। उसने कहा है कि दोनों ने जो जो टेक्निक्स यूज की हैं वो टेक्निक्स बताएं और उन टेक्निक्स के क्या क्या रिस्क हैं ये भी बताएं। पेपर बुक के अंदर नोट्स के अंदर बेटा तफसील से ये चीज लिखी हुई है, हर टेक्निक लिखी हुई है, उसके साथ उसके जो डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हैं वो लिखे हुए हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, ये बेटा देखें ना सिर्फ नाम लिखना है बल्कि उसके थोड़ी सी वजाहत भी करनी है। एनी 5 नेगोशिएशन स्किल्स ज़ीशान, बेटा जितने भी स्किल हैं उन स्किल्स में देख लीजिएगा। जैसे ज़ीशान ने बेटा बहुत अच्छी कम्युनिकेशन यूज की है, ज़ीशान ने क्या किया है कि सब्र के साथ, तसल्ली के साथ दूसरे बंदे की बात सुनी है, लिसनिंग की है। तीसरी बात बेटे ज़ीशान ने प्रॉब्लम को एनालाइज किया है और उसका बाकायदा सोल्यूशन निकाला है। तो आपने मेरे बच्चे जो स्किल्स पढ़े हैं उनमें से कोई 5-6 स्किल्स अच्छे प्यारे प्यारे जो स्किल्स हैं वो चुन के आपने यहाँ लिख देने हैं। 11 नंबर का बेटे सवाल है, मेजर वेटेज है, बहुत एहतियात से इसको सॉल्व करना है। उसके बाद बेटा देखिएगा फाइनल पोर्शन है हमारे पास और यहाँ बड़ा ही एक खूबसूरत सवाल ऑटम 2019 में आया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका ए पार्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस। 3 सिचुएशंस उसने बनाई हैं
Deadline looms and the parties to negotiation are in deadlock. दोनों पार्टीज बेटा एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है, और ऊपर से मुसीबत क्या हो रही है कि टाइम हमारे हाथ से निकलता जा रहा है. डेडलाइन लूम्स यानी बिल्कुल सर पे चढ़ी आ रही है डेडलाइन. अचीवमेंट ऑफ ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज नेसेसरी. दूसरी सिचुएशन क्या है कि भाई हमने ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना है. ऑप्टिमम ऐसा सॉल्यूशन जिसमें बेटे मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम बेनिफिट हो. ये अलग-अलग सिचुएशंस हैं. पहली एक सिचुएशन है, दूसरी फिर सिचुएशन है, तीसरी देखें. एन इमरजेंसी कंडीशन विच रिक्वायर्स क्विक डिसीजन. ठीक है, कंडीशन इमरजेंसी की है और इसमें क्विक डिसीजन मेकिंग चाहिए. अच्छा बेटा, रिक्वायरमेंट पे जाने से पहले ना आपसे एक माजरत भी है और रिक्वेस्ट है. बेटा ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है ना, ये गलत जगह पे लगा हुआ है. ये क्वेश्चन यहाँ का नहीं है. ये क्वेश्चन मेरे बेटे थॉमस एंड किलमैन का है, जो हमने कॉन्फ्लिक्ट में पढ़ा था. ठीक है, मेहरबानी करके एक तकलीफ कीजिएगा, एक जहमत कीजिएगा, इस क्वेश्चन नंबर 9 के साथ लिख लीजिएगा पेज नंबर, मेरे बच्चे पेज नंबर लिख लें सर, पेज नंबर 219, पेज नंबर 218 एंड 219. ठीक है, यहां क्वेश्चन नंबर 9 के साथ यहां बेटे लिख लीजिए पेज नंबर 218 एंड 19. गलत जगह पर उसकी ना पेस्टिंग हो गई है. इसका थॉमस एंड किलमैन का क्वेश्चन था. For each of the above, suggest the most appropriate conflict resolution style as mentioned by Thomas and Kilman. Also mention how the suggested conflict resolution style would likely affect the satisfaction of parties involved. ठीक है, हम जो भी स्टाइल यूज करेंगे उस स्टाइल का मेरे बच्चे दोनों पार्टीज के ऊपर मेरे बच्चे उसके क्या असरात होंगे और उसके क्या मामलात होंगे, वो दोनों बातों के ऊपर ही वो आपसे सवाल कर रहा है. और एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ मीडिएटर इन अ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. ऑल्सो मेंशन व्हेन इट वुड बी मोस्ट इफेक्टिव. तो ये बी पार्ट जो है बेटा उसका जवाब यहाँ ऊपर ही लिखा हुआ है, ये देख लेते हैं. मीडिएटर बेटा ये देख लीजिए, चारों पॉइंट्स है. मीडिएटर न्यूट्रल थर्ड पार्टी होता है, फैसिलिटेट करता है रीजनिंग और मोस्ट इफेक्टिव किन सिचुएशन में मोस्ट इफेक्टिव, जहां बेटा मॉडरेट लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो. ये पॉइंट उसने स्पेशली पूछा है, आपने वहां पर लिखना है कि जी मॉडरेट लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होगा, तो वहां पर मीडिएटर यूज होगा. अच्छा, अब एक काम आप बच्चों ने करना है, जरा तमाम बच्चे वजह से सुनिएगा. मेरे पास राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह 53 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस है. क्वेश्चन नंबर 9 का बेटे ए पार्ट, ये सवाल यहाँ स्क्रीन के ऊपर ओपन है. आप लोग अपने नोट्स या बुक्स जहां से भी आप सॉल्व कर रहे हैं वहां से बेटे थॉमस एंड किलमैन वाला टॉपिक निकाल लें. क्वेश्चन यहाँ पे खुला है स्क्रीन पे, आप सबको उम्मीद है नजर आ रहा होगा. और बेटा आप जो है मेरे बच्चे वो ओपन कर लीजिए, थॉमस एंड किलमैन वाला टॉपिक जो है ओपन कर लें. और मुझे इन 3 सिचुएशंस के लिए ना बेटे स्टाइल व्हाट्सएप ग्रुप में लिख के तो सेंड कीजिए कि पहली सिचुएशन में जहां डेडलाइन है और पार्टीज डेडलॉक में है वहां स्टाइल कौन सा बेहतर है, सेकंड में जहां अचीवमेंट हमने करनी है ऑप्टिमम सॉल्यूशन की वो कौन सा बेहतर है, और तीसरे में बेटे हम इमरजेंसी कंडीशन है जहां क्विक डिसीजन मेकिंग चाहिए, सिचुएशन इमरजेंसी वाली है, वहां कौन सा स्टाइल. 5 स्टाइल है टोटल. कंपीटिंग है, अकोमोडेटिंग है, कॉम्प्रोमाइजिंग है, अवॉइडिंग है, कोलैबोरेटिंग है. तो पांचों में बेटे इन तीनों पे कौन सा स्टाइल फिट होगा. ग्रुप में मेरा बच्चा मुझे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 उसका ए पार्ट 1, 2 और 3 का जवाब जो है वो टाइप कर दीजिए. हाँ बेटे जल्दी से, जरा 53 स्टूडेंट्स हैं, क्विकली जरा काम
ये बड़ा क्वेश्चन भी मैं थोड़ा सा आपके सामने हाईलाइट करता जाऊं। ये देखें, कंपेटिटिव सिचुएशन वहां बहुत अच्छी रहती है जहां इमरजेंसी हो, क्विक और अनपॉपुलर डिसीजंस हो। अब इसका नतीजा क्या होगा? नतीजा उसने बेटे अपनी अगली लाइन में लिखा है कि इसका पार्टीज पे इफेक्ट क्या होगा कि लीविंग पीपल अनसेटिस्फाइड एंड रिसेंटफुल। कॉम्प्रोमाइज देखिएगा मीडियम है, ऑल पार्टीज रिलिंक्विश समथिंग है। ये देखिएगा बेटा, कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज। उसने वहां पर लिखा है, ठीक है, डेडलाइन आ रही है, डेडलाइन आ रही है और दोनों पार्टीज डेडलॉक में है, तो भाई दोनों ही थोड़ा थोड़ा रिलिंक्विश करें और कॉम्प्रोमाइज करें और किसी एक पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएं। ये टेक्निक बड़ी इफेक्टिव है जहां डेडलाइन आती है और पार्टीज आ रही ना डेडलॉक। एक बेटा थोड़ी सी चीज और देखिएगा, बच्चे कहते हैं जी पेपर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, सॉल्व नहीं होता। ये देखें आपके सामने है, एग्जैक्टली जो वर्डिंग उसने आपके स्टडी टेक्स्ट में यूज की है बेटा, वही वर्डिंग, एग्जैक्ट वही वर्डिंग वो आपके पेपर में भी यूज कर रहा है। इससे बड़ा इशारा और क्या अब आपको वो प्रोवाइड करें, मुझे बताएं। देखें ये डेडलाइन लूम्स एंड पार्टीज आर इन अ डेडलॉक, आपकी टेक्स्ट बुक का वर्डिंग। अगर किसी बच्चे को अगर बेटा ये चीज भी पेपर में नहीं याद आ रही, तो इसका मतलब इंतहाई सिंपल क्या है कि फिर बेटा उसने अभी प्रॉपरली जो है वो चीजों को रिकॉल नहीं किया और प्रॉपरली अपने दिमाग में चीजें उसको क्लियर नहीं है, स्टडी टेक्स्ट से उसने अभी सही तरह से तैयार नहीं किया। फिर उसके बाद बेटे देखिएगा, कोलैबोरेटिव देख लें, विन विन स्टाइल है, ठीक है। और इसके अंदर बेटा हम देखते हैं कि हमने एक ऐसी सिचुएशन के ऊपर पहुंचना है, ऑप्टिमल सोल्यूशन, जहां मिनिमम कॉस्ट हो, मैक्सिमम बेनिफिट हो, दोनों पार्टीज मैक्सिमम विन करें। तो वहां पर हम कोलैबोरेटिव अप्रोच जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अब ये आप देख लीजिए कि मेरी क्लास के अंदर, ठीक है, ये कुछ रिस्पॉन्सेज मुझे मिले हैं बच्चों के, और उम्मीद है कि रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का भी इसके अंदर कोई किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि 53 स्टूडेंट्स की बेटे क्लास में 54 स्टूडेंट्स की मुझे बेटा सिर्फ और सिर्फ 19 रिस्पॉन्सेज आए हैं। आप यहां से अंदाजा लगा लें कि स्टूडेंट जो हैं वो कितने शौकीन हैं पढ़ने के, कि करीबन 55 स्टूडेंट्स में से बमुश्किल मुझे 19 रिस्पॉन्सेज आए हैं। इन 19 में भी बेटा मुझे कुछ कंफर्म नहीं है कि किसने खुद लिखा है या किसने खुद गौर किया है या सोचा है या पिछले के ही मैसेज को कॉपी करके दोबारा ग्रुप में शेयर कर दिया है। अब आप यहां से अंदाजा लगाएं कि बच्चों को कॉपी करके उसको ग्रुप में शेयर करना भी गवारा नहीं है, और फिर बच्चे कहते हैं कि जी BMBS का पेपर पास नहीं होता। कहां से मेरे बच्चे पास होना है जहां हम थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करते। नेचुरल सी बात है बेटा, काम करेंगे। खैर चलें, ये तो एक लंबी डिबेट है, ना मैं आपको समझा सकता हूँ ना आपकी समझ में आनी है, जब तक कि बेटे आपके अंदर अल्लाह ताला खुद शौक ज़ौक जो है वो पैदा ना करे। ले जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह बेटा हमारा नेगोशिएशन वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट होता है। कॉन्फ्लिक्ट के भी बेटा हमने पूरा पोर्शन कंप्लीट किया और उसके सारे सवालात कर लिए। नेगोशिएशन का भी सारा हमने पोर्शन पढ़ लिया और उसके सवालात कर लिए। माजरत के साथ आज क्लास थोड़ा मैं जल्दी खत्म करूंगा, क्योंकि जो मसरूफियत कल थी जिसकी वजह से मुझे छुट्टी करना पड़ी, तो वो बेटा मसरूफियत वहां मैं किसी और बंदे को इन्वॉल्व करके आया हूँ, लेकिन मजबूरी है, मेरा जाना इंतहाई जरूरी है। तो इंतहाई माजरत बेटा आप लोगों के साथ, थोड़ा जल्दी क्लास ऑफ करूंगा। अगर कोई इस चैप्टर में से या इसके अलावा किसी और चैप्टर में से कंफ्यूजन हो तो मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। गालिबन अरसलान को या हमजा को, जिस बच्चे को भी मैंने कहा था कि वो जो है किसी बच्चे को बेटे मुझे ना याद नहीं आ रहा, शायद अरसलान को या हमजा को कहा था कि बेटे वो क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से बेटा सबका टाइम बचाने की कोशिश की है। ऑलरेडी मैस्लो 21st सेंचुरी जो चैलेंजेस हैं
वो मैंने पढ़ाया हुआ है, किसी लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, शुरू का चैप्टर है, और ये चैप्टर गालिबन हमने मार्च के महीने में कहीं अटेम्प्ट किया था। मार्च 23 या 23-24 को कहीं हमारी क्लास शुरू हुई थी। तो मार्च में जो लेक्चर हुए हैं या अर्ली अप्रैल में जो लेक्चर हुए हैं वो आप देख लीजिए यूट्यूब के ऊपर, गालिबन वो जो अपलोड हुए उस वक्त तो बिल्कुल रेगुलरली अपडेट हो रहे थे। उम्मीद है कि अब भी सर रेगुलरली कयूम साहब अपडेट कर रहे होंगे। जो लास्ट आखिरी लेक्चर हुए हैं वो सारे के सारे ही मैंने उनको डिलीवर कर दिए हैं। आगे अब अपलोड करना उनकी जिम्मेदारी है या उनकी पॉलिसी है कॉलेज की कि वो कैसे अपलोड करते हैं कि नहीं करते। तो बेटा एक दफा ना आप वहां से पढ़ लीजिएगा। अगर उस लेक्चर से आपको समझ ना आए, ठीक है, लेक्चर से समझ ना आए या खुदा ना खास्ता वो लेक्चर ही आपको ना मिले, तो रिक्वेस्ट है बेटा कि झिझकिएगा ना, मेहरबानी करके हेजिटेट ना कीजिएगा। मुझसे ना आप फिर क्लास में क्वेश्चन, कल की क्लास में, अल्लाह ताला जिंदगी दे आपको भी और मुझे भी तौफीक दे, तो कल की क्लास में फिर मेरे बच्चे आप मुझसे वो क्वेश्चन दोहरा दीजिएगा, तो इंशाल्लाह फिर मैं उसकी वजाहत कर दूंगा। ठीक होगी सर बात? मिलते हैं इंशाल्लाह। ख्याल रखिएगा अपना, घर वालों का। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।